नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं शशि शर्मा और मेरे साथ है डिम्पी कालरा। अगर हम देखें फिलहाल मार्केट्स को तो एक काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन ही हमें देखने को मिला है। हालांकि निफ्टी बैंक में जो गिरावट है वो तो हम देख ही रहे हैं, पर ये गिरावट सुबह ही आ गई थी। निफ्टी 50 की बात करें तो एक टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है। 12-1 बजे के आसपास जो है थोड़ा सा सपाट ज़रूर हुआ था, पर कहीं ना कहीं अभी भी निफ्टी 50 अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने में कायम है। तो आइए अगले 1 घंटे समझेंगे कि क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, और साथ ही BTST आइडियाज भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो बने रहिए हमारे साथ। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं बाजार की 4 बड़ी बातों पे। तो अभी अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, पर उसके पहले देखिए आपके सामने रख देते हैं कि कौन से ऐसे खास सेगमेंट्स हैं जो कि आपको नज़र में रखने हैं। लगातार हम आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे और ख़ास तौर से 3:15 बजे BTST और STBT ट्रेड हम आपके लिए लाएंगे, और 3:20 पे आपको बताएंगे इवेंट्स टू वॉच, जहां पे आपको रखनी है नज़र, क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज जो है FOMC के मिनट्स भी आएंगे, तो उसको लेकर भी एक्साइटमेंट हो सकता है कि हमें मार्केट्स में एक्शन दिखे। और चलिए अब मार्केट्स की 5 बड़ी बातों पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहां पे अगर हम देखें तो निफ्टी 50 24,740 के पास है। करीब 40 अंकों की तेज़ी जो है वहां पे हम देख रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक में देखें तो वहां पे बिकवाली हावी ज़रूर हो रही है। अभी 50,400 के आसपास फिलहाल जो है आपको निफ्टी बैंक आते हुए दिखेगा। अगर हम देखें तो फार्मा स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन है, क्योंकि लगातार हम सुबह भी शो में आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे किस तरीके से जो फार्मा काउंटर्स हैं उनमें जोश है। डिवीज़ लैब आप देखिए, हमने आपको खबर भी बताई थी, सुबह से ही जो है वो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में शामिल है और अपने आप को कायम रखा है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे रियल्टी, सरकारी बैंक और IT शेयरों में कमजोरी ज़रूर देखने को मिल रही है। और ग्लोबल बाज़ारों की बात करें तो यूरोप के बाज़ारों में बढ़त है फिलहाल, और डाउ फ्यूचर्स जो है 50 अंकों की तेज़ी फिलहाल दिखा रहा है। तो ये थी बाजार की 5 बड़ी बातें। पर चलिए एक बार फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी पे समझते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। और डिम्पी, आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल सेटअप मार्केट्स का। निफ्टी 50 तो अपने आप को होल्ड करने में कायम है, पर आज निफ्टी बैंक में गिरावट है। कल देखिए 400 450 अंकों की तेज़ी के साथ हमने क्लोज किया था, पर आज 400 अंकों की गिरावट है। आप कैसे देख रहे हैं इसको आखिरी के 1 घंटे में? देखिए सृष्टि, कल की बात ना कीजिए, आज की ही बात कीजिए। और आज की बात पे सुबह सुबह जब आप हमारे साथ कार्यक्रम में थे तो हमारी एक बात हुई थी, हमने आपके सामने एक इशारों में एक बात बताई थी कि आज ज़्यादातर समय निफ्टी आपको हरे निशान में दिखेगा और आज ज़्यादातर समय बैंक निफ्टी आपको लाल निशान में दिखेगा। आज सुबह से लेके अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार भी निफ्टी हरे निशान को छोड़ा नहीं, एक बार भी बैंक निफ्टी ने हरे निशान में आया नहीं। तो जो दोनों का डाइवर्जेंस है वो टिपिकली आज फिर से क्रिएट हुआ, और इन दोनों डाइवर्जेंस के पीछे 2 मेजर प्लेयर हैं। मैं दोनों के नाम आपको बता देता हूँ। पहला है HDFC ने बता दिया है कि भाई मैं आज बैंक निफ्टी को चलने नहीं दूंगा, मेरे साथ एक्सिस और ICICI कोटक जैसे भी बैंक खड़े हुए हैं। और निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, L&T ने, टाइटन ने, काफ़ी देर तक ITC ने ये तय कर रखा है कि आज हम निफ्टी को नीचे नहीं आने देंगे। तो आपको आज सेंस ऑफ फिर से डाइवर्जेंस का अच्छे से नोटिस हो रहा होगा। इसलिए मैंने सुबह सुबह भी आपके सामने ये पॉइंट रखा था कि आज आपको थोड़ा सतर्क रह के, और ये आपको फील होता रहे। अब आप ये सोचो, आप बैंक निफ्टी की बात माने कि निफ्टी की बात माने। निफ्टी कह रहा है कि चलने को तैयार हो, कि बैंक निफ्टी कह रहा है कि टूटने को तैयार हो। तो दोनों ने अलग अलग लैंग्वेज है और दोनों से आपको कन्फ्यूजन है। आज आप सौदा ही नहीं पंच कर पा रहे हो, अगर कर भी पा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आ रहा है। ये मार्केट का नेचर है, विक्स का नेचर है। ये विक्स ने आज थोड़ा दिखाइए एक बार जरा ऑन स्क्रीन विक्स भी, तो आप देखेंगे विक्स के अंदर भी 14 के नीचे आके हम ट्रेड कर रहे हैं। जितना और खिसकेगा ना, ये सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन, या कन्फ्यूजन तो मैं नहीं बोलूँगा एग्जैक्टली, ये आपका डल ट्रेड की तरफ बढ़ा देगा, आपका ट्रेडिंग को डल कर देगा और डल करता जाएगा। तेज़ होना अलग बात है, कंसोलिडेशन होना अलग बात है, लेकिन डलनेस भी आ जाएगी मार्केट के अंदर विक्स के थोड़ा और डाउन होते ही,
क्योंकि जब आप देखो एकदम से आप सर्दी से गर्मी में आओगे ना तो आपको नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो अब आप 13.5 12 के विक्स पे, अभी आप कुछ दिन पहले 18 के विक्स पे काम करते थे, अब आप एकदम से 13 के विक्स पे काम करने लग गए हो, तो आपको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। 2-4 दिन बाद ये भी आपको एबनॉर्मल नहीं लगेगा, ये भी आपको नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब कि विक्स को क्लियरली वॉच करते रहो। आपके लीडरशिप में जो मैं 5-6 शेयर्स आपकी स्क्रीन पे फायर करवाता हूँ, स्पीड से प्रोड्यूसर्स आप फायर करेंगे। उसमें से है एक रिलायंस, दूसरा HDFC, तीसरा L&T, चौथा HUL, तीसरा TCS और इन्फोसिस। आप देखेंगे उसमें भी बटा हुआ है, बहुत सारे शेयर प्लस में है तो बहुत सारे शेयर नेगेटिव में है। कईयों का स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है तो कईयों का स्ट्रक्चर पहले से ठीक हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, TCS को देखिए, आप इन्फोसिस को देखिए, आप देखेंगे बटा हुआ है पूरा, एक अच्छा एक खराब एक अच्छा। HUL और L&T भी दिखाओ स्क्रीन पे, HUL और L&T वो आपसे मिस हो गया प्रोड्यूसर साहब, वो भी फायर करो। ये 6 शेयर्स को जरूर चेक करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रंट लाइन शेयर्स के। एक बार जरा आप मिड कैप का इंडाइसिस भी फायर करना और स्मॉल कैप निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप वो भी फायर करो। आप देखोगे परसेंटेज में भी अच्छा है और आज उसमें कोई फ्रैक्शनली कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एडवांस डिक्लाइन, ये देखिए आप, एडवांस डिक्लाइन भी दिखाना एक बार जरा स्क्रीन पर, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। निफ्टी स्मॉल कैप तो बगैर 1% ऊपर खड़ा है। एडवांस डिक्लाइन एक बार जरा दिखाना स्क्रीन पर, वहाँ पर आप देखेंगे करीब करीब 90 और 20 109 110 शेयर होंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी भी एडवांसेस के, ये सुबह से मेंटेन है। ये 60 वर्सेस 120 या 110 शेयर सुबह से मेंटेन है। और हमने सुबह भी आपको यही बात बताई थी इस एडवांस डिक्लाइन को देख के कि ये मेंटेन रहेगा ना तो आपका कुछ भी नहीं करेगा। एक बड़े मूव के लिए एडवांसेस को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, डिक्लाइंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए आज साफ साफ समझ में आ रहा था कि आज साइडवेज कंसोलिडेशन का डे है और थेमेटिक सेक्टोरली आपको ऐसा क्यों लगा कि हम ऐसे आपके सामने बात नहीं रखते। आप देखो ना, हमने हीट मैप बनवाए स्पेशल मैंने इसीलिए ताकि मैं आपको सेक्टोरियली चीज़ें बता पाऊँ कि एक एक सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। और सुबह सुबह हम वही सारे सेक्टर डिस्कस करते हैं जहाँ से आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हम अच्छे ट्रेड ढूंढ पाते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने हम वही रख रहे हैं। मैं 1 मिनट का लेवल का समय और लूँगा, फिर मेरे साथ नीलेश जैन, सुमित मूलचंदानी और जतिन गेडिया जुड़ चुके हैं, उनसे करेंगे बातचीत। लेवल्स में मैं बता देता हूँ, 24,000 मैंने आपको राइम की तरह याद करवाए हुए हैं, खुद भी राइम की तरह याद करता हूँ। 24,450, 650, 850, ये हर 200-200 पॉइंट पे आपके रेजिस्टेंस है। 24,450 आप पार करे हुए हो, 24,650 आपने पार किया, दिन भर में आप उसने तोड़ा नहीं। आपके पास एक रेजिस्टेंस और पेंडिंग है जिसको हम 850 कहते हैं। तो ये 850 तक आते आते आप अपना पुल बैक का पूरा काम कंप्लीट कर लोगे। होमवर्क है ना आपका पुल बैक, तो पुल बैक का काम कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आप 650 से 850 के बीच में हो, आप इसी जर्नी को ऊपर पे सेल नीचे पे बाय, ऊपर पे सेल नीचे पे बाय, ऐसे करके अपने पैसे बना सकते हो। लेकिन जैसे 850 पार हो जाएगा, गलती से शॉर्ट नहीं रहना, तब और कवरिंग आएगी मार्केट के अंदर। और गलती से अगर 650 चला जाता है तो 200 पॉइंट नीचे यानी कि 450 पे फिर से सपोर्ट है, तब आपको उसके अंदर जल्दी जल्दी एवरेज नहीं करनी, वेट करनी है। हो सकता है बाजार 450 तक वापस ड्रैग कर जाए। सेम बैंक निफ्टी का 50,200, 50,500, 500 आज दिन भर में बड़ी मुशक्कत के साथ उसके आसपास ही जूझ रहा है, लेकिन 50,200 को उसने ब्रेक नहीं किया। तो जब तक ये 50-500 के पार नहीं होगा, 800 और 51,000 आपको वापस नहीं दिखाएगा। ये आज फिक्स कर लो और आप देख लो दिन भर में कोई भी अटेम्प्ट इसकी 50-50 के पार हुई है वो फेल होगी और वापस इसको नीचे बैठना पड़ रहा है। थोड़ा संभल के आराम से ट्रेड कीजिए। ये लैकलस्टर डल मार्केट इंडाइसिस के लिहाज से है, लेकिन सेक्टोरियली और थीम के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इस मार्केट में जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको ये बात पता है कि रेजिस्टेंस यहाँ और सपोर्ट यहाँ है, वो बहुत आसानी से पैसा बनाते हैं। द रीज़न इज़ बीइंग मार्केट एक डिसिप्लिन बॉय की तरह उसको रिस्पेक्ट करता है। आप मानेंगे नहीं, वो 10 पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं करेगा। रेजिस्टेंस है तो है, सपोर्ट है तो वो है। इसलिए आप इन सभी मेहमानों का फ़ायदा लीजिएगा। ये सभी मेहमान आपको रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉसेस, थेमेटिक शेयर्स, सेक्टोरियली मूव, ये सब कुछ आपको गाइड करेंगे। नीलेश जैन, सुमित मूलचंदानी, जतिन केडिया को एक बार वापस से स्क्रीन पर दिखाएं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। अच्छा लग रहा है आप तीनों से बातचीत करके। सुमित भाई, जरा आपसे कर रहे हैं शुरुआत। जो लेवल्स हमने बोले, जो लेवल्स हम बात कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको करेक्ट कीजिए, ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। और दूसरा, अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, वो भी बताइए, साथ ही अपने शेयर्स भी बताइए। गुड आफ्टरनून सर।
हाय, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो जैसे मॉर्निंग सेशन में ही आपने क्लियरिफिकेशन दे दिया था कि आज डल मार्केट रह सकता है, तो देखिए मॉर्निंग से ही एक रेंज बनी हुई है। हालांकि आप देखेंगे तो निफ्टी फिर भी पॉजिटिव है, फ्लैट टू पॉजिटिव, लेकिन इसी का कंपैरिजन जब हम बैंक निफ्टी से कर रहे हैं तो फिर वहां पे थोड़ी नेगेटिवनेस ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स में हमें थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो वहां पे आप, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने एडवाइजर से उनके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस पूछ ले। हमें लग रहा है कि अगर यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो फिर एक यहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। सो माइट बी पॉसिबल कि अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और डाउन साइड पॉसिबिलिटी हुई तो फिर वो निफ्टी को भी ड्रैग कर सकता है। लेकिन हालांकि जैसे कि आपने बोला कि 550 450 के जो लेवल्स हैं वो बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम अवर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 24,550। और अगर डेली के टाइम फ्रेम पे हम चेक करें निफ्टी को तो 24,400 के नीचे अगर डाउन क्लोजिंग आ रही है तो फिर यहाँ से वीकनेस या फिर एक यू टर्न स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे राउंड बॉटम होता है वैसे ही राउंड टॉप का फॉर्मेशन बन सकता है 24,000 की लेवल्स। लेकिन अगर यही आपका सस्टेन रहता है और 650 नहीं टूटता तो फिर अपसाइड में जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,850 और 25,000। तो इसी लेवल्स को हम फॉलो करेंगे और अकॉर्डिंगली ही हम अपने ट्रेड्स लेंगे। तो आज के अगर स्टॉक्स की बात करें तो दो ट्रेड्स रहेंगे, दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही बाय साइड का रहेगा। पहला रहेगा टाइटन। देखिए काफी अच्छा सेकंड हाफ में एक बाउंस दिया था स्टॉक ने। हालांकि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है हाई से, लेकिन हमें लग रहा है कि आप डिप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। 3550 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 3480 का और टारगेट रहेगा 3720 एंड 3820। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा नेस्ले इंडिया का। देखिए एक कंसोलिडेशन फेज बना हुआ था, लेकिन अब नियर टू द डे हाई बन रहा है। जो 3 दिन से हाई बन रहा था उसे ब्रेक हो रहा है और माइट भी क्लोजिंग भी मिल जाती है। तो एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे 2545 अब का करंट मार्केट प्राइस है, बाई कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2500 का फॉर द टारगेट ऑफ 2615 एंड 2640। चलिए सुमित ने अपना नज़रिया बताया इंडेक्स पे भी और साथ ही साथ अपनी कॉल्स भी दी। तो नेस्ले इंडिया यहाँ पे डिफेंसिव जो है क्लियरली कमबैक कर रहे हैं। ऐसे में नेस्ले इंडिया पर सुमित की नज़र है। तो ये कॉल सुमित की, पर अब नीलेश आपसे समझना चाहेंगे कहाँ पे है आपकी नज़र, कौन से हैं आपके स्टॉक कॉल्स? फोकस है। जहां तक निफ्टी की बात करें तो काफी अच्छा बेस हमें 24,500 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ी सी अगर डिप मिले तो रिस्क एंड रिवॉर्ड और फेवरेबल हो जाएंगे, तो बाय एंड डिक्लाइन अप्रोच होनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पे रख के चलने की सलाह होगी। सबसे पहले खरीदारी करने की सलाह होगी ग्रासिम इस पर्टिकुलर काउंटर में। अभी अभी ये काउंटर अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है और काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें निचले सरों से देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रासिम को करंट लेवल पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी सरों पर 2750 तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 2630 का। उसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक जिस सेक्टर का आपने जिक्र किया अपनी कमेंट्री में, फार्मा सेक्टर एज अ होल, वहां पे काफी अच्छा मूव हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। और फार्मा पैक एज अ होल हमें अच्छा भी लग रहा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है। 22,500 पे फिलहाल है। 22,800 से लेकर 23,000 की जोन में हमें निफ्टी फार्मा इंडेक्स जाता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे लुपिन इस पर्टिकुलर काउंटर में एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। लुपिन को करंट लेवल पर लॉन्ग करने की सलाह होगी 2150 और 2175 के टारगेट के लिए। 2085 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। तो अब आप सुबह से ही देख रहे हैं लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र फार्मा काउंटर्स पे है। लूपिन अब पसंद आ रहा है। अब देखिए ऑल टाइम हाई को भी अप्रोच करता हुआ दिख रहा है लूपिन। यहाँ पे नीलेश का नज़रिया है, तो इस पे आप ध्यान रखिए। पर जतिन, वेरी गुड आफ्टरनून। अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपकी स्टॉक कॉल्स। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो एक रिकमेंडेशन था लुपिन, वो आई थिंक मैच हो गया है नीलेश के साथ। तो लुपिन हमने भी रिकमेंड करने की सोचा था। इसके लिए लुपिन में एक लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। अगेन फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है तो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2060 और टारगेट रहेंगे 2195 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो फार्मास पे एफएमसीजी पैक में से हिंदुस्तान यूनिलीवर में होगा। तो यूनिलीवर का अगर जो डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और एक शार्प अप मूव हमें कंटिन्यू देखने रह सकता है, मिल सकता है। इसके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा 2900 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2750 का।
तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे आप नज़र रखिए और साथ ही साथ लुपिन जो है दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल मैच होती हुई दिखी है। नीलेश और जतिन दोनों का ही यहाँ पे पॉजिटिव नज़रिया है। पर चलिए अब स्वागत करते हैं हेमांग जानी का भी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हेमांग, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हेमांग, आज के बाजार में तो क्लियरली डिफेंसिव ही कम बैक कर रहे हैं, जहाँ फार्मा ले लीजिए, कुछ कंज्यूमर रिलेटेड काउंटर्स ले लीजिए। क्या आपकी कोई टॉप बेट्स हैं हेमांग इस पूरे स्पेस में से भी, और क्या आपको लगता है कि अब इन पे नज़र रखनी चाहिए मार्केट ने, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिखा चुका है निचले स्तरों से, तो क्या अब डिफेंसिव्स की बारी है? बिल्कुल, मार्केट में एक सेक्टर रोटेशन तो चलता ही है, और जिस तरह के अर्निंग्स हमने अभी देखे हैं उसमें ऐसा एक व्यू बन के आ रहा है कि जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स और पॉकेट्स है, वहां पे डेफिनेटली एक अच्छा व्यू रहेगा। तो फार्मा डेफिनेटली इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। अगर ये क्वार्टर में बात करें तो लगभग 29% की ग्रोथ थी, वन ऑफ द हाईएस्ट दैट वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट। और अगर आप पिक्स की बात करें तो फार्मा में डेफिनेटली हमारा जो प्रेफर्ड है लार्ज कैप में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये दो हमारे प्रेफर्ड पिक्स है। और मिड कैप में वी लाइक लॉरस लैब, और इवन हेल्थ केयर के अंदर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए, क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे थे अपोलो हॉस्पिटल के, डॉक्टर लाल पैथलैब के। सो डेफिनेटली ये पॉकेट्स में बोथ फ्रॉम अ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपोजर लिया जा सकता है। तो हेमांग आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी तीनों गेस्ट ने, अपने जो टेक्निकल गेस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी कॉल्स भी दे दी है। आप देख रहे होंगे फार्मास्यूटिकल्स भरा हुआ है, HUL भरा हुआ है, बाजार चल रहा है लेकिन थोड़ा डिफेंसिव की हेल्प से चल रहा है। ये ही लाइन हमने सुबह सुबह आपको बताई थी कि आज बाजार चलेगा, कंसोलिडेशन हो सके चलेगा, लेकिन आज का लीडरशिप डिफेंसिव वालों के हाथ में है। ये आज फार्मास्यूटिकल्स के हाथ में है। आज HUL ने आपको देखो कितना बढ़िया प्ले दिया है, और हमने परसों के ब्रेकआउट शेयर्स में आपको HUL ही सबसे पहले नोटिस करवाया था, और ये बात बताई भी थी कि जब तक बाजार इस पूरे 850, 450, 650, 850 वाले जोनर से बाहर नहीं आता, तब तक HUL का साथ मत छोड़ना। HUL 850 के बाद साथ छोड़ दो भले HUL का, तब आप देखेंगे HUL थोड़ा पीछे हट जाएगा, एग्रेसिव शेयर आगे आएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक डिफेंसिव का साथ ना छोड़िएगा, वो आपको डिफेंसिव यानी कि आपको संभालेंगे भी, और आपका ग्रोथ यानी कि आपका पैसा भी बना के देंगे। एक काम करते हैं, अवनी भट्ट को जोड़ लेते हैं ऑप्शंस के ट्रेड के लिए, फिर एक रेलवे से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग खबर भी आपको हम बताएंगे। दोनों चीज़ें हम आपके सामने बैक टू बैक रखेंगे। पहले अवनी भट्ट ऑप्शंस का ट्रेड आपके लिए लेके आते हैं। ठीक, एक बार कम से जैसे अवनी वापस जुड़ जाएंगे तो उनसे हम करेंगे बातचीत, लेकिन एक दो शेयर में इन बिटवीन पता कर ले। तो अवनी को हम कनेक्ट कर रहे हैं, अभी हुए थी कनेक्ट, वो डिस्कनेक्ट होगी किसी वजह से। जैसे कनेक्ट हो जाएंगे PCR मेरे को बताइएगा, हाँ उसी समय हम फिर अवनी भट्ट को अपना शेयर रोक के उनसे पता कर लेंगे। खैर, पहले जरा तेज़ी वाले शेयरों में से जो मैंने आज सिस्टम में निकाले हुए हैं, पहले एक बार जरा वो आपको दिखाता हूँ। जुबलेंट फूडवर्क पे आज हमारा व्यू पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हमने सुबह चलते चलते अंशुल जैन से इसके बारे में पता किया था, उन्होंने कहा था नहीं शेयर तो ठीक है, बढ़िया चल सकता है। एक काम करते हैं, अब जरा पता करते हैं सुमित मूलचंदानी से। सुमित जी, जुबलेंट फूडवर्क आपका तो फेवरेट है, आपने तो पहले भी एक बार इसका ब्रेकआउट बताया हुआ है हमें। डिम्पी जी देखिए, बिल्कुल अगर आप सबसे पहले जो वीकली चार्ट पे कंफर्मेशन मिला था वो मिला था 585 के जोन के ऊपर। देखिए उसके बाद एक नॉन स्टॉप रैली यहाँ से आई हुई है, तो अगर आप देखेंगे तो वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे भी काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर क्लोजिंग मिल रहा है। सो क्लोजिंग अबव द 640 लेवल्स काफी अच्छा था। देखिए 4 दिन पहले जो कैंडल बनी थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेस आया था, और आज ब्रेकआउट आ रहा है, फॉलो अप आ रहा है। तो बिल्कुल अभी भी जिनको न्यू पोजीशन बनानी है आप बना सकते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है आप सेम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह हम 616 का एक SL यूज करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 700। तो देखिए यहाँ से मैं करीबन 8 से 10% का मूव बोल रहा हूँ, तो 2 से 3 दिन का आपका होल्डिंग पीरियड रहेगा यहाँ पे। क्या 616 का लगाओ स्टॉप लॉस, 700 रुपये का लगाओ टारगेट, यहाँ से और अच्छा मूव आ सकता है। ये नए लोगों के लिए एंट्री का लेवल भी हो सकता है, कोई छोटा मोटा डिप मिल जाए तब भी प्लस कीजिएगा। देखिए आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा और आसानी से बता पाएँ, डेट इज़ कॉल्ड स्टैम्प। आपने देखा होगा, आप मेरे को बार बार सुनते होंगे कि मैं बोलता तो स्टैंपिंग करते रहो भाई, इस पर बताते रहो, इस पर स्टैंप लगाते रहो बाय की, या इसमें लेवल्स की स्टैंप लगाते रहो। उसकी वजह है,
जो स्टैंप लगा शेयर आए ना, जिस पे आपको बाय लिखा आ जाए, स्टॉप लॉस टारगेट लिखा हुआ आ जाए, समझ रहे ना, इस शेयर को आपको ज़्यादा गौर से देखना है। हम भी और आप भी एक ही शेयर को बार बार बोलते रहेंगे ना, तो आप भी बोर हो जाएंगे, हम भी बोर हो जाएंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए, जुबिलेंट फूडवर्क आज सुबह की हमारी कॉल थी, इस पर बाय हमने टेक लिया था और ये बहुत काम की निकली। और मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसमें आपका और हमारा कन्विक्शन बैठ जाए वही ट्रेड लेना। हम तो आपको 10 शेयर बताएंगे, लेकिन आपका कन्विक्शन 2 पे बैठ रहा है, आप 2 ही लेना, ज़्यादा लेना भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए सभी चीज़ों की स्टैंपिंग प्रॉपर करते रहो। प्रोड्यूसर साहब, इस पर भी लगाओ एक स्टैंप, 700 का टारगेट लिखो, 616 का एक स्टॉप लॉस लगाओ और इस पर बाय की एक स्टैंप लगाओ जुबिलेंट फूडवर्क पे। आगे बढ़ते हैं। अवनी भट्ट अब हमारे साथ जुड़ रही है एक ऑप्शंस के ट्रेड के लिए। स्वागत करते हैं अवनी। अवनी मैम नमस्ते, बताइए मैम ऑप्शंस का ट्रेड। नमस्ते डिम्पी जी। तो आज ऑप्शंस का ट्रेड लेंगे हम यूनाइटेड स्पिरिट्स में। तो इस स्टॉक में हमने देखा है कि जो रीसेंट हाई था 1480 के लेवल से अच्छा एक करेक्शन हमें देखने मिला ऑलमोस्ट 1400 तक, और पिछले एक हफ्ते से अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है 20 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के। और कल के दिन में एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमें देखने मिला है और उसका हाई आज स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है ऑलरेडी, एंड आरएसआई पे भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक यहाँ से आज जो तेजी पकड़ी है वो कंटिन्यू रह सकती है ऊपर 1460 से 1465 तक की। तो इसे हम जो ट्रेड करेंगे वो एटीएम कॉल 1420 की कॉल में खरीदारी करेंगे, 22 रुपए के आसपास मिल जाएगी अभी। इसका टारगेट रहेगा 40 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 13 रुपए का। टारगेट पे अधिकतम मुनाफा रहेगा 12,600 रुपए का और अधिकतम रिस्क जो है वो सीमित रहेगा 6,300 रुपए तक। शुक्रिया अवनी आज का ऑप्शंस का ट्रेड देने के लिए। तो अवनी की क्लियर कॉल यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आती हुई, जहां पे आप इसको 1420 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 22 रुपए में। यहाँ पे आपको 40 का टारगेट लगाना है और 13 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड भी आपकी स्क्रीन पे पूरा दिया हुआ है। पर हम आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 ट्रेडर्स जो कि एफएनओ में ट्रेड करते हैं उनको नुकसान ही होता है। तो ख़ास तौर से अपने स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो आप नुकसान देखते हैं वो 50,000 रुपये का होता है। तो इसीलिए आप ठीक से समझ कर ये ट्रेड लें अगर आप ले रहे हैं तो, और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। पर चलिए इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और अब चलिए फोकस करते हैं रेलवे सेक्टर पर, क्योंकि उसको लेकर एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे रेलवे अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए नए स्लीपर कोचेस लगाएगी। पूरी खबर के लिए जो है चलते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। समीर बताइए क्या कुछ एक्सक्लूसिव खबर है रेलवे से सेक्टर से जुड़ी हुई। रेलवे का जबरदस्त फोकस बना हुआ है पैसेंजर सेंट्रिक ट्रेन में। यही वजह है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 3 साल में भारतीय रेलवे 15,000 स्लीपर कोचेस को रोल आउट करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए टेंडरिंग प्रक्रिया की जल्द ही शुरुआत होगी। लेकिन सूत्रों की माने तो 15,000 स्लीपर कोचेस के लिए सिर्फ सिंगल गो में टेंडर जारी नहीं होगा, बल्कि इसको चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। मसलन किसी टेंडर का साइज मान लीजिए 500 स्लीपर कोच हो सकता है, किसी का 1,000, किसी का 100, तो अलग अलग साइज के टेंडर जारी होंगे। लेकिन जो बड़ा लक्ष्य ये है कि 15,000 स्लीपर कोचेस को अगले 3 साल में रोल आउट करना है। जाहिर तौर पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे प्लेयर्स जैसे कि BEML, एल्स्टॉम, उन जैसे प्लेयर्स के लिए कि वो टेंडरिंग प्रक्रिया में आगे आए, पार्टिसिपेट करें या फिर अवार्ड भी वो हासिल कर सकते हैं। जो क्वांटम रहेगा टेंडर का वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक LHB कोच का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। ऐसे में एक बड़ा टेंडर साइज यहाँ पे निकलता हुआ सामने आ रहा है। अब आपको बता दें कि जो 15,000 स्लीपर कोचेस होंगे इसमें AC कोच और नॉन AC कोच दोनों ही शामिल रहेंगी। दिलचस्प बात यह है कि इसमें वंदे भारत जो कि देश के प्रीमियम ट्रेन है इसका स्लीपर कोच भी शामिल रहने वाला है। तो इनके जरिए रेलवे 2 चीज़ों पर फोकस करेगी। एक तो जो पुराने
आईसीएफ कोच हैं उनको रिप्लेस करेगी नए वाले से, और दूसरा ये है कि रेलवे को एक मौका मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नई ट्रेनें चला पाएँ। तो कुल मिलाकर के लक्ष्य यही है कि पैसेंजर सेंट्रिक ट्रेनों को अपग्रेड किया जाए, एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाए और आने वाले वक्त में ज़्यादा ट्रेनों के जरिए यात्रियों को ज़्यादा विकल्प मुहैया कराया जाए ताकि उनको कंफर्म टिकट मिल पाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से स्थिति और सुधर पाए। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है और आपको पता है कि रेलवे की स्थिति को थोड़ा सुधारा जा रहा है। हालांकि अच्छी खबरें नहीं भी आती हैं कई बार, उसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं पूरा क्रेडिट तो नहीं दूंगा, बट हाँ आप ये समझ सकते हैं जो नई ट्रेनें हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके और सुधार किया जा रहा है। हेमांग भाई, एक बार ज़रा आप चेक करेंगे कोई रेलवे काउंटर जो आपको अभी भी जस्टिफाइड लगता हो या ठीक लगता हो। देखो बैलेंस शीट पे चेक करेंगे तो किसी की भी ख़राब नहीं दिखेगी, वैल्यूएशन पे आके थोड़ा क्वेश्चन होता है क्योंकि भाव बहुत तेज़ी से भगे हुए हैं, बस यहीं पे आके सबकी गाड़ी रुक जाती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो पीएसयू के जो रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स थे उसमें से काफी स्टॉक्स के अंदर एक बड़ा करेक्शन भी हम लोग देख चुके हैं। काफी सारी कंपनीज के नंबर्स भी इतने स्ट्रांग नहीं आ रहे, तो इतना इजी नहीं होने वाला है और थोड़ा सा बेसिक चेक या वैल्यूएशंस और ग्रोथ के ऊपर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए दो कंपनीज में मुझे डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू दिख रहा है। एक है बीईएमएल और एक है जुपिटर वैगन्स। तो ये दो कंपनी में व्यू पॉजिटिव है। बीईएमएल तो सब जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम रेलवेज डिफेंस के अंदर भी काफी अच्छा एक्सपोजर है और टर्न की प्रोजेक्ट्स में भी है। तो नो डाउट वैल्यूएशन वाइज कंपनी सस्ती नहीं है, पर जिस तरह का मार्केट कैप कंपनी का है और जो पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसमें हमें लगता है कि प्रॉमिसिंग रहेगा। और सेम गोज विद जुपिटर वैगन्स ऑल्सो। और जिस तरह का केपेक्स आ रहा है और उसमें जिस तरह का पोजिशनिंग है जुपिटर वैगन्स का, हमें लगता है कि वो बेटर प्लेस्ड है। ठीक है, जुपिटर और बीईएमएल दो ऐसे शेयर्स हो गए जिस पे आप ध्यान रखें। ये दोनों रेलवे के छाटे हुए शेयर हैं जो हेमांग भाई आपको बता रहे हैं। जुपिटर वैगन्स बकायदा इस समय डेज हाई पे 4% ऊपर है। एक बार जरा दिखा दीजिए बीईएमएल भी, और वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, वो भी डेज हाई के आसपास ही चल रहा होगा। एक दो चीज़ें आपको और नोटिस करानी है। आप जरा एक बार वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी को दिखाएं। 70 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी वापस ऊपर आ चुका है। आज दिन भर की गिरावट उसने खैर दिखाई ही नहीं, जो छोटा मोटा कम बढ़त थी उसको भी उसने अच्छे से क्लोजिंग में कर दिया। क्लोजिंग की बढ़त, क्लोजिंग की गिरावट, दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है अगले दिन के ट्रेड के लिए। कल जब क्लोजिंग पे ज़्यादातर बैंकिंग शेयर्स डेज लो टेस्ट कर रहे थे, आज अब बैंक का हाल देख लो, सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन रिकवरी नहीं हो पा रही है। रिकवरी हुई भी तो बेहद कम हुई है अभी भी, लेकिन फिर भी आज की जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो बेहद अच्छी हो रही है, क्योंकि कल कोई बड़ी बात नहीं, गैप के साथ 850 पार हो जाए तो इसको आप नोटिस कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी में अभी भी हम थोड़ा हर्डल फेस कर रहे हैं। 134-35 पॉइंट की गिरावट अभी भी है, बट रिकवरी इसकी भी फास्ट है, मतलब अभी भी हमको अच्छी लगी रिकवरी पे देख के। आगे बढ़ें जी, कुछ एक शेयर्स पे और आ जाएं जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं। रुचित के पास चलते हैं, और माफ़ कीजिए नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश भाई, चंबल फर्टिलाइज़र इंट्राडे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊं कि बिल्डअप देख के कहोगे कि नहीं टिके रहो इसमें अभी? देखिए डिम्पी जी, दो चीजें हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो काफी पॉजिटिव है। आज लगातार चौथे कंसेक्यूटिव सेशन हमें यहाँ पे पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है, और मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पर एक बाय क्रॉसओवर भी आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छी है। साथ ही साथ डबल कंफर्मेशन आ रहा है डेरिवेटिव डेटा पे, जहाँ पे 5% से ज्यादा का हुआ इजाफा यहाँ पे हो रहा है। तो टेक्निकली और डेरिवेटिव दोनों ही फ्रंट पे स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। एक इमीडिएट हर्डल है 540 का। मेरे ख्याल से करंट लेवल से अभी भी 18 से 20 पॉइंट की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। तो रफली अराउंड 3 to 4% का मूव अभी भी यहाँ पे ड्यू है, और हमें नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में ये मूव आता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, बने रहने की सलाह होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाएं। 512 रुपए के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, एंड 540 और 560 तक का मूव यहाँ पे अंडरलाइन में देखने को मिल सकता है। तो 12 का एक स्टॉप लॉस लगाओ और कैरी ओवर ट्रेड हो जाओ, यानी कि स्टॉक को लेके जा सकते हो। इस पे लगाओ BTST के स्टैंप और इस पे डालो 512 का स्टॉप लॉस। प्रोड्यूसर साहब थोड़ा फास्ट रहो, आप 512 की स्टैंपिंग डालो और इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लो, यानी इसको BTST करवाओ। यही तो पूछ रहे हैं, तो लिखतम और वक्तम दोनों काम होना चाहिए, पता भी हो, सुन भी रहे हैं, और अगर नहीं सुन रहे तो दिख भी जाए कि क्या बोला जा रहा है इस पर।
ठीक है, तो हमने डाल दिया आपके लिए और आप इस पर 512 का स्टॉप लॉस डालो सर। 500 का नहीं, 500 ज़्यादा डीप हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। 512 का स्टॉप लॉस डालो और 540 के टारगेट के साथ आगे जाने दो। एक शेयर और पता करना है नीलेश भाई, एक लास्ट आपसे बस क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, फिर आपको मैं फ्री कर दूंगा। वो शेयर है यूबीएल का, ये इसको मैं BTST करूँ क्या? आज का मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्लोजिंग भी अच्छे नोट पे हो रही है। बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पर भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक टेक्निकल रिवर्सल है, साथ ही साथ डेरिवेटिव फ्रंट पे काफी अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं लॉन्ग साइड में। तो यहाँ पे भी एक BTST ट्रेड लिया जा सकता है 2050 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम कल के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 1975 1980 के आसपास का, एंड 2050 और 2080 ये 2 टारगेट होंगे। यूबीएल का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। नरेश भाई, इसको भी हम कैरी कर जाते हैं BTST के हिसाब से। यूनाइटेड ब्रिवरीज, इस पे भी लगा दो जरा स्टैम्प BTST की, तो इसको भी लिखा जा सकता है। आज सुबह में यही शेयर एक्चुअली मैं देना चाहता था ब्रेकआउट पे, किसी वजह से रुक गया, बट आज की क्लोजिंग अच्छी मिल रही है, तो कल और नोटिस करेंगे शेयर को। बड़े शेयर इंटरेस्टिंग है, दोनों ही लीकर वाले कंपनीज। अभी तो थोड़ी देर पहले आपको अवनी भट्ट देखे गई है यूनाइटेड स्पिरिट्स की ऑप्शंस का ट्रेड, और अभी आपको ये और दूसरा ट्रेड भी मिल गया यूनाइटेड ब्रिवरीज का BTST करके। ठीक है सर, नीलेश भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। नीलेश जी तो हमारे साथ जा रहे हैं इस पैनल से, लेकिन सुदीप शाह भी मेरे को पैनल में अब दिखने लग गए हैं। सुदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं आपसे कुछ शेयर पूछूं इससे पहले अपने आप ट्रेड बता दीजिए, आपके आइडेंटिफाइड ट्रेड सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। मुझे लग रहा है जो हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है, मुझे चंबल तो पसंद आ ही रहा था, बट अभी मेरे हिसाब से अभी हमने चंबल को कवर किया है, तो मुझे लग रहा है दूसरा और एक स्टॉक जो बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है वो है हेवल्स। हेवल्स में पिछले मेरे ख्याल से 15-20 दिन का एक कंसोलिडेशन हमने देखा था 1780 से लेके 1860 1870 तक। अब वो कंसोलिडेशन में से प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन में हायर टॉप हायर बॉटम बना के ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम्स के साथ। और जितना भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स जो है वहां पे एक अच्छा बाइंग भी आ रहा है। डेली वीकली मंथली सभी चार्ट के पैटर्न्स पर ये बुलिश है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक में बन रहा है। और 1880 के स्टॉप लॉस से 2000 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है हेवल्स एक पोजिशनल पिक रह सकती है। सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, मुझे लग रहा है ये ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा बाय एंड होल्ड करके चले तो अच्छा पैसा बन सकता है। इधर 1-1.5% में ठीक है BTST में बन जाए, बट अगर थोड़ा एक जेन्युइनली एक अच्छी ट्रेंड को राइड करना है तो मुझे लग रहा है कुछ दिन होल्ड करके रखे तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया का यदि हम चार्ट देखें तो जितना PSU स्टॉक्स में तो सेलिंग प्रेशर आया था पिछले 1-1.5 महीने में, उतना यहाँ पे नहीं आया है। मेरे हिसाब से जो बीच में सीमेंट कोल ये सब स्टॉक्स पे जो मेटल की रॉयल्टी वाली न्यूज से इम्पैक्ट आया था, वहां पे एक डिप जरूर आ गया था कोल इंडिया में 500 के करीब, बट स्टॉक फिर भी अपना 50 दिन का जो मूविंग एवरेज था जिसको ऑलरेडी पिछले 4-5 महीनों से राइड करते आ रहा है ये स्टॉक, वहां पे एक बार सपोर्ट लिया स्टॉक ने और वापस से एक रिबाउंड अभी देख रहे हैं हम। और पिछले 3-4 सेशन से हायर टॉप हायर बॉटम भी यहाँ पे नजर आ रहा है, और साथ ही साथ प्रीवियस टॉप के बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है विद इन द PSU बास्केट ऑल्सो। डेली वीकली मंथली सभी टाइम फ्रेम पर यहाँ पे ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया पैटर्न दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है 523 के स्टॉप लॉस से 555 का टारगेट कोल इंडिया में आने वाले 2 से 3 सत्रों में आ सकता है। डन सर, कोल इंडिया हो गया आपकी तरफ से, हेवल्स हो गया आपकी तरफ से, दोनों शेयर आपने नोटिस करा दिए। हेवल्स मेरे को ज़्यादा पसंद आया आपका, एक तो बढ़िया आज क्लोजिंग कर रहा है, दूसरा 2-4 दिन पहले मैंने भी इसको देख के सर हमने ब्रेकआउट वाली कैटेगरी में डाला था। हम जब ये शेयर देखते हैं ना कि आप भी इसको कवर कर रहे हो, आप इसको बता रहे हो, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। हमें लगता है कि यस धीरे धीरे करके हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर आगे बढ़े, हल्दीराम को लेकर एक और खबर भी आ रही है। हल्दीराम की 3 ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म से हिस्सा बिक्री को लेकर डील टूटने के कगार पर है। ये पूरी खबर है क्या? डील कहाँ से शुरू हुई थी, क्या टूट रही है? हल्दीराम तो लिस्टेड कंपनी नहीं है, कैसे होगा पूरा मामला? एक बार एक्सक्लूसिव खबर हमारे साथ है, अनुराग जोशी बता रहे हैं सारी डिटेल आपको। सूत्रों ने 18 हाउस स्वदेश को बताया है कि हल्दीराम स्नैक्स के प्रमोटर्स का जो प्लान था कि वह संयुक्त फूड और स्नैक्स बिजनेस में एक मेजॉरिटी भागीदारी एक अन्य निवेशक को दे, वह प्लान टूटने के कगार पे आ गया है और बिखर रहा है। सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि जो अग्रवाल परिवार है
जो कि प्रमोटर है हल्दीराम स्नैक्स का, उसने ये पहल की थी कि वह कंट्रोलिंग स्टेक है फूड और स्नैक्स बिजनेस में, वह अन्य निवेशकों को देगा। और यह इस समय हो रहा था जबकि पिछले साल कंपटीशन कमीशन ने इस डीमर्जर प्लान, जिसके तहत जो दिल्ली की इकाई है अग्रवाल फैमिली की और जो नागपुर की इकाई है, वह अपना एफएमसीजी का बिज़नेस, जो फूड और स्नैक्स का बिज़नेस डीमर्ज करके उसमें एक निवेशक को भागीदारी देने वाले थे, वह प्लान अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। और उसका कारण ये माना जा रहा है कि जो मूल्यांक है उसमें बहुत मतभेद आ गए हैं, और दूसरा ये कि प्रमोटर्स की तरफ से और निवेशकों की तरफ से कुछ ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा हलचल नहीं हुई है जिससे डील आगे बढ़ सके। अभी इस डील में 3 विदेशी निवेशक, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जिन्हें बोलते हैं, वह हिस्सा लेने के इच्छुक थे। इसमें ब्लैकस्टोन का एक कंसोर्शियम था, एक बेन कैपिटल और एक अन्य जो इंटरेस्ट आया था वह तेमासिक से था। अभी इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रमोटर्स हैं वह कंपनी, ये जो बिज़नेस है फूड और स्नैक्स, उसके लिए वह $12 बिलियन की वैल्यूएशन की मांग कर रहे थे एक मेजॉरिटी स्टेक देने के लिए, जबकि जो निवेशक हैं खासकर ब्लैकस्टोन, वह 8 या 8.5 बिलियन से अधिक देने के लिए राज़ी नहीं था। अभी ये जो डीमर्जर प्लान था जिसके तहत ये जो फूड और स्नैक्स बिजनेस वो डीमर्ज करने वाले थे और इसमें हिस्सेदारी एक अन्य निवेशक को देने वाले थे, अभी वो जो डीमर्जर का प्लान सीसीआई ने क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी ये एनसीएलटी को क्लियर करना बाकी है। अनुराग, ये पूरी जानकारी हमें बताने के लिए। तो देखिए, हल्दीराम के यहाँ पे हिस्सा बिक्री की खबरें कई समय से आ रही थी, पर अनुराग के अब सूत्र जो है इस पे एक पूर्ण विराम लगाते हुए ये बता रहे हैं कि अब जो ये डील है वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो देखते हैं इससे जुड़े आगे डेवलपमेंट्स कैसे आते हैं। पर चलिए, अब 3 बज चुके हैं और वक्त तो चला है आपको बताने का कि कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है, और रुक करेंगे हमारे खास सेगमेंट मार्केट्स एट 3 का। एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट के साथ हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए कौन से नाम शामिल हैं आपकी लिस्ट में? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कहीं पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक इनिशिएटिव जो है वो हमारे साथ शेयर किया है। उनका मानना है कि आगे जाके कंपनी का मानना आगे जाके ये एम रहेगा कि सेल जो है वो डबल हो जाए, रेवेन्यू जो है उसमें हमें 3 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिले, और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें 4 टाइम्स का ग्रोथ जो है वो अगले 2-3 सालों में देखने को मिल सकता है। कंपनी का ये भी मानना है कि कहीं पे जो इन्वेंटरी लेवल्स है उसमें भी हमें एक डबल होते हुए ये इन्वेंटरी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगले 18 से 24 मंथ में। इसी के साथ साथ कंपनी मिड मार्केट और मिड प्रीमियम सेगमेंट में फोकस करने वाली है कई सिटीज़ में, जैसे कि चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और पुणे, और इसी के चलते हुए हमने देखा शेयर्स में भी एक अच्छी खासी तेज़ी आज के दिन में देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं एंडोको रेमेडीज़ की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही फाइनल अप्रूवल मिला है यूएस एफडीए से एक ड्रग के लिए जो कि लोफेक्साडाइन टैबलेट के रूप में रहने वाला है। और इसका खास बात यह भी है कि कंपनी जो है वो एलिजिबल रहेगी 180 दिनों के लिए। ये जो ड्रग है वो सीजीडी एक्सक्लूसिविटी के अंडर आ सकता है यूएस मार्केट में। और अगर हम बात करें मार्केट अपॉर्चुनिटी की, तो कहीं पे $15 मिलियन से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेल्स के लिए इस ड्रग को हमें देखने को मिल रही है। अगली बात करते हैं थॉमस कुक की, क्योंकि यहाँ पे थॉमस कुक ने एसओटीसी के साथ कोलैबोरेट करते हुए एक नया ट्रैवल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ये ट्रैवल ऐप जो है वो सेल्फ सर्विस ऐप रहेगा कस्टमर्स के लिए, और ये जो एंड टू एंड पोस्ट बुकिंग सर्विसेज है उसके लिए केटर करेगा। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि थॉमस कुक में भी एक अपर सर्किट हमें आज के दिन में देखने को मिला था। जेके टायर्स की अगर अगली बात करें तो वहाँ पे कंपनी ने 26% स्टेक जो है वो एक्वायर किया है ट्रूअर गैलेक्सी कंपनी में, जो कि सोलर पावर जनरेशन का काम करती है। इस स्टेक का जो बाइंग प्राइस है वो 1.3 करोड़ का था, और इसके तहत कंपनी जो है कैप्टिव पावर पे ज़्यादा फोकस करने वाली है, और इसके चलते एक तेज़ी हमें जेके टायर्स में भी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग की, क्योंकि 5.4% की इक्विटी जो है
उसमें हमें कहीं पे ब्लॉक डील आज के सुबह के दिन में देखने को मिली थी। कहीं पे ऐसे रिपोर्ट्स का मानना ये है कि जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड जो है उन्होंने कहीं पे सेल किया है और इसी के चलते हुए आज हमने देखा इस शेयर में 8% से भी एक ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। तो खबरों के चलते हुए ये सब स्टॉक्स में हमारी नज़र बनी रहेगी क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो आज के दिन में हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो देख रहे हैं कि कई सारे काउंटर्स पे आई हैं खबरें, पर चलिए कुछ एक और स्टॉक्स पे भी अपने एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। और सुमित, एक बार आपसे मेटल काउंटर्स पे राय लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए ग्लोबल बाज़ारों में थोड़ी सी मेटल की चाल जो है वो तेज़ हुई है। ऐसे में वेदांता आपको कैसा दिख रहा है सुमित चार्ट्स पे, क्योंकि कई समय बाद 450 के ऊपर डिसाइसिवली निकला है। आप कितना भरोसा कर रहे हैं इस मूव पे? देखिए यहाँ पे स्टॉक ने काफी अच्छा एक बेस बनाया है। आपने ट्रिपल बॉटम एक बनाया था 410 के करीबन, और पिछले 3 दिन का जो मूव है काफी अच्छा पॉजिटिव मूव है। गैप अप है और गैप अप सस्टेन होने के बाद क्लोजिंग भी मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया हुआ है। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, और जिनको न्यू पोजीशन बनानी है आप यहाँ पे बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 440 का, और टारगेट रहेगा यहाँ पे 500 का। 500 का टारगेट, 440 का स्टॉप लॉस, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल लग रहा है वेदांता के लिए। पर चलिए इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। हम ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे और फिर हमारे एक्सपर्ट से भी समझेंगे उनके BTST आइडियाज़। देखो आज के बाजार की क्लोजिंग तो हो रही है अच्छी, कम से कम निफ्टी के फ्रंट पर अच्छी है। और मैं बैंक निफ्टी के फ्रंट पे इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि 50 को यानी कि 50,500 के लेवल को अच्छे से बचा के जा रहा है। ना केवल बचा के जा रहा है बल्कि अपनी गिरावट को ऑलमोस्ट खत्म करके जा रहा है। सिर्फ 94 पॉइंट्स रह गए। एक समय था जब 400 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी। तो इसलिए मेरे को आज की क्लोजिंग अच्छी लग रही है। बिना रिलायंस के बहुत मेजर सपोर्ट के भी आज की निफ्टी क्लोजिंग डे हाइज पे हो रही है। आप रिलायंस देखोगे सिर्फ 2 रुपये ऊपर रह गया, दिन भर में 16 रुपये था। तो बिना उसके, बिना HDFC के मेजर सपोर्ट के भी आज अच्छी अगर निफ्टी की क्लोजिंग मिल रही है तो एक काबिल तारीफ है। थोड़ा विक्स गिर गया है 3.5%, हम 13.25 पे आ गए। थोड़ा डलनेस आएगी मार्केट के अंदर, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ये इंडिकेशन बहुत क्लियर है आपके लिए। खैर हम स्पीड से कुछ एक शेयर्स लेंगे। मेरे तीनों टेक्निकल मेहमान मेरे साथ तैयार हैं। सर आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, वो इस वजह से क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स ले पाएँ, तो मैं स्पीड से कर रहा हूँ। सुमित जी आपसे कर रहे हैं शुरुआत जरा स्टॉक एक्सप्रेस की वापस से, और आप जरा बताइएगा क्या करना चाहिए। पतंजलि फूड्स को BTST करूँ सर कि नहीं करूँ? देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप BTST का कैंडिडेट है, लेकिन फिर यहाँ पे क्योंकि आप देखेंगे तो डेली में ओवरबॉट के नियर बाय का सिनारियो है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे 1860 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, साइड में 1960 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, डन। HPCL क्या BTST करना चाहिए? सुमित आपको बताना है सारे शेयर्स जो मैं नाम ले रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल, देखिए आप अगर EPCL डेली में कंफर्मेशन, बिल्कुल आप डेली में चार्ट देखेंगे तो आज काफी अच्छा क्लोजिंग मिल रहा है। जो पिछले बार रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, आज का क्लोजिंग है। तो बिल्कुल आप BTST लेके चलिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 399 का, और टारगेट रखेंगे 424। BTST हो गया। एक शेयर आप और चेक कर रहा, वो है वेदांता। इसको BTST कर जाऊं? वेदांता सुमित जी। बिल्कुल डिम्पी जी, जस्ट अभी हमारा डिस्कस हो रहा था, तो बिल्कुल आप इसे BTST कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 455 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 448 का, और अगर BTST के हिसाब से टारगेट बनाए तो यहाँ पे 468 का पहला टारगेट आप रख सकते हैं। क्या 2 शेयर और हैं, जरा मैं जरा सुमित से पता करता हूँ। सॉरी सुमित से सुदीप शाह से। सुदीप सर एक बार जरा दीपक फर्टिलाइजर देखना। दीपक फर्टिलाइजर प्रॉफिट बुक करना है कि लेके जाएं? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार कैरी करके जा सकते हैं, क्योंकि जो हिसाब से आज 9-10% का मूव आया है, भले ऊपर के लेवल से थोड़ा कूल ऑफ आया है, बट ओवरऑल ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। और जो हिसाब से प्रीवियस स्विंग हाई जो 8 अगस्त का 1036 का था, उसके ऊपर क्लोज देना है, तो इसे बिल्कुल लेके जाना चाहिए एज अ BTST भी 1030। अब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर के साइड मुझे 1100 के लेवल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक BBTC और चेक करो सर, बॉम्बे बर्मा ट्रेड BBTC, ये भी BTST करके जाऊं
जरा देखना दम है। नहीं डिम्पी जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे बीबीटीसी में रुकना चाहिए। भले वीकली कैंडल स्ट्रांग है, बट डेली कैंडल में थोड़ा ऊपरी स्तर से 3-3.5% का एक सेलिंग प्रेशर आया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ रहेगा, तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकता है। ओवरऑल अगर डिलीवरी में है तो तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है होल्ड करने के लिए। बट अगर बीटीएसटी सिर्फ बीटीएसटी पर्पज से आप बोले तो मुझे लग रहा है कल ही आपको 2500-2490 के करीब मिल सकता है, और वो एक अच्छी एंट्री प्राइस होंगी लोअर लेवल पर। ठीक है, पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक और एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे सरकार इस साल 12 से 15 हज़ार मेगावाट के थर्मल प्रोजेक्ट के टेंडर निकालने जा रही है। इसका किन कंपनियों को फायदा होगा, आइए पूरी जानकारी समझते हैं, और वो बताने के लिए हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या कुछ एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? देखिए, हमें जानकारी मिल रही है कि ऊर्जा मंत्रालय चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 12,000 से 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी की जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए टेंडर इनवाइट कर सकती है। दरअसल इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है और मंत्रालय इस वक्त जो टेंडर के कंटूर्स है उसको अंतिम रूप दे रही है और इसे चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उसकी भी समीक्षा की जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक करीब 19,000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उनको कमीशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा सोर्स हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि कई दौर की बैठकें हुई हैं प्रोजेक्ट डेवलपर्स के साथ, जेनकोस के साथ और खास तौर पर एनबीएफसीज के साथ, और इस बात की रणनीति तैयार की गई है कि जो नए थर्मल प्रोजेक्ट्स होंगे उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो टेंडर की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह के बदलाव की जरूरत है। इसके अलावा जो वेंडर्स हैं, जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, उनके साथ भी इन मसलों पर बैठक हुई है और सरकार की योजना ये है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और जो टारगेट है यानी कि 2031-32 तक 80,000 मेगावाट की जो नई कैपेसिटी है, अगर आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, वो जोड़ना है और इस टारगेट को अचीव किया जाए। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि सरकार की योजना ये है कि 2031-32 तक जो इस वक्त ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल प्रोजेक्ट्स की बात करें वो करीब 214 गीगावाट के आसपास है, उसको बढ़ाकर 283 गीगावाट करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो न्यू थर्मल कैपेसिटी है वो ऐड किया जा रहा है। और इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि देश में जो पावर डिमांड है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमने चालू वित्त वर्ष में हमने अभी तक देखा है कि 250 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गया है जो ओवरऑल अगर आप पीक आवर पावर डिमांड की बात करें, और उम्मीद ये की जा रही है कि वित्त वर्ष 2026 तक जो पीक आवर पावर डिमांड है और 277 गीगावाट को क्रॉस करेगा और वित्त वर्ष 2032 तक पीक आवर पावर डिमांड 366 गीगावाट को पार करेगा। लिहाजा पहले से तैयारियां की जा रही है और रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी उतनी नहीं बढ़ी है, लिहाजा एडिशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे लिए लाने के लिए। कैसे सरकार का फोकस जो है थर्मल पावर स्पेस में है और इसका क्लियर बेनिफिशियरी जो है वो एनटीपीसी को हम देखते हैं। एक बार सुदीप आपसे समझना चाहेंगे एनटीपीसी आपको कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे, क्योंकि फिलहाल तो डे हाई के आसपास है पर कहीं ना कहीं अपने मूविंग एवरेजेस यानी 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। क्या यहाँ पे बीटीएसटी कर सकते हैं सुदीप? सृष्टि जी, मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से अगर हम एनटीपीसी का चार्ट देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में वहां पे भी जैसे कोल इंडिया में लास्ट वीक सेलिंग प्रेशर आया था ये न्यूज के चलते, तो साथ में एनटीपीसी में भी आए थे, सारे पावर स्टॉक्स में आए थे, बट अपने 20 दिन का जो मूविंग एवरेज जिसके आपने जिक्र किया अभी, ये यहीं पे स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया था 393 के करीब और अब एक वापस से अप ट्रेंड में स्टॉक आ रहा है। बट मुझे लग रहा है 410 411 के ऊपर एक बार अगर सस्टेन करता है तभी यहाँ पे एक ट्रेडिंग रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं। तब तक थोड़ा ये कंसोलिडेट कर सकता है फिलहाल 1-2 दिन के लिए। और अगर यही स्पेस में से अगर हमें एक कोई स्टॉक चूज करना है पावर स्पेस में से, तो मुझे लग रहा है सीईएससी पर ध्यान देना चाहिए फ्रॉम अ बीटीएसटी पर्सपेक्टिव। यहाँ पे आपको पिछले 10-12 दिन का जो एक ब्रेक जो कंसोलिडेशन था वहां से आज वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है और मुझे लग रहा है यहाँ पे 187 हाफ के आसपास स्टॉक चल रहा है। 182 जब तक होल्ड करता है तब तक 194 और 198 के लेवल सीईएससी में आ सकते हैं आने वाले 1 से 2 सत्रों में।
तो यहाँ CESC पे आप नज़र रख सकते हैं। CESC में आज एक खबर भी थी जिसके चलते आप इतना शार्प रिएक्शन देख रहे हैं। पर मार्केट क्लोज होने से पहले एक स्टॉक जो कि मैं पता करना चाहूँगी, जतिन आप हेल्प करिए, ये है न्यू इंडिया एश्योरेंस, क्योंकि पूरे इंश्योरेंस स्पेस में देखिए ज़बरदस्त एक्शन है। पर न्यू इंडिया एश्योरेंस 3 दिन से तो तेज़ है ही, पर आज अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। क्या यहाँ पे BTST करना है जतिन? डेफिनेटली मेरे को लगता है कि जो अपमूव आया है वो आई थिंक जो फर्स्ट इनिशियल आवर में अपमूव आया था, बाद में पूरे दिन आई थिंक कंसोलिडेशन में ही गुजरा है। हमें लगता है ये जो कंसोलिडेशन है वो कल के दिन में एक अपमूव दिखा सकता है, तो डेफिनेटली BTST करके जा सकते हैं। हमें लगता है कि इनिशियली 280 282 के लेवल्स कल के सत्र में हमें देखने मिलने चाहिए, तो डेफिनेटली BTST करके चला जा सकता है। इंडिया एश्योरेंस यहाँ पे BTST, जतिन का पूरा सपोर्ट है इस पे। और क्विकली एक बार सुदीप आपसे बायोकॉन पे समझना चाहेंगे, कई सारे फार्मा काउंटर्स आज सुबह से डिस्कस किए, बायोकॉन डे हाई पे क्लोज दे रहा है, कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? सुदीप आपकी राय बायोकॉन पे? बायोकॉन को अगर हम देखें तो फार्मा स्टॉक्स जो सबसे फार्मा इंडेक्स बढ़ रहा है, और जैसे डॉक्टर रेड्डी, डिविस और ये ग्रैन्यूल्स, ये सारे स्टॉक्स जो सबसे बढ़ रहे हैं फार्मा में, तो ये उसके मुकाबले थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। भले 2-2.5% ऊपर है, बट अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है वो सारे स्टॉक्स में ज्यादा मोमेंटम है, ज्यादा स्ट्रेंथ है। पर यहाँ पे भी क्योंकि ये आज पिछले 2 दिन से अपने जो 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है बायोकॉन, तो एटलीस्ट एक अपसाइड की गुंजाइश है। और 347 का यदि किसी ने लिया हुआ भी है तो 347 का स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड ये 365 370 के आसपास नजर आ रहा है। बड़ा ब्रेकआउट 368 के ऊपर ही यहाँ पे रहेगा, तब तक ये बायोन डिप्स है ठीक है, लेकिन 368 के ऊपर ही एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो बायोकॉन बायोन डिप्स की यहाँ पे रणनीति बन रही है। पर चलिए अब कुछ ही मिनट जो हैं वो बचे हैं आज का बाजार क्लोज होने में। तो ऑल इन ऑल देखें तो आज बाजारों की चाल अच्छी देखने को मिली। हालांकि हम थोड़े से नर्वस ज़रूर हुए थे मिड सेशन में, पर उसके बाद आखिरी के 1 घंटे में फिर से रफ्तार पकड़ते हुए दिखे निफ्टी 50, और निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो फिलहाल 80 अंकों की तेज़ी के साथ जो है निफ्टी 50 बंद होने की तैयारी कर रहा है। आज इंट्राडे में 24,800 के बेहद करीब आते हुए भी हमने इसे देखा, और निफ्टी बैंक एक पॉइंट पे जहां पे 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट थी, काफ़ी अच्छी रिकवरी वहां पे आती हुई हमने देखी। फिलहाल 70 से 60 अंकों की जो है यहाँ पे गिरावट है, और कई सारे फाइनेंशियल्स ने निचले स्तरों से सपोर्ट किया। आप देख लीजिए कुछ चुनिंदा बैंक्स, बंधन बैंक, RBL बैंक जैसे काउंटर्स जो सपोर्ट तो कर ही रहे थे, पर HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे दिग्गज बैंकों ने भी निचले स्तरों से सहारा दिया। आज पूरे दिन हमने आपके लिए कई सारे फार्मा काउंटर्स सामने लाए, हमारे एक्सपर्ट्स के भी रडार पे थे। शुरुआत की थी हमने सन फार्मा से, फिर डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, डिवीज लैब पे हमने आपको खबर भी बताई, और खबर के बाद हमने सोनी से उनकी राय भी मांगी थी, उनके टारगेट्स भी हिट हो गए थे इंट्राडे। तो उसको चलते आप देखिए टॉप गेनर जो है डिवीज लैब आज बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मेटल पैक में भी आज काफ़ी चमक थी। हिंडाल्को, वेदांता जैसे काउंटर्स में एक अच्छी तेज़ी थी। टाइटन मजबूती के साथ 2.5% की तेज़ी के साथ यहाँ पे क्लोज दे रहा है, और इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। HDFC लाइफ, SBI लाइफ आज फिर से मजबूत होते हुए दिखे। आज सुबह भी हमने हमारे एक्सपर्ट से इस पे कॉल ली थी। गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो आज CLSA डाउनग्रेड के बाद टेक महिंद्रा आज पूरे दिन कमजोर रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ONGC, SBI, HCL टेक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे थोड़ी सी कमजोरी हावी थी, पर ब्रॉडर मार्केट से भी काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट था। कई सारे काउंटर्स जो हैं अपर सर्किट पे लॉक थे, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो मूड और माहौल अच्छा ही रहा भारतीय बाजारों के लिए। थोड़े से ऐसा लग ज़रूर रहा था कि क्या पता हम शायद 24,600 के भी 700 के भी जो लेवल्स हैं उनको डिसाइसिवली तोड़े, पर हमारे सभी एक्सपर्ट्स या मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स का मानना था कि निचले स्तरों पे आप खरीदारी करिए। अभी जिस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है वो इतना चिंताजनक नहीं है। तो एक अच्छा दिन रहा भारतीय बाजारों के लिए, और इसी के साथ हम इस शो को यहीं पे समाप्त भी करेंगे। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित, जतिन, सुदीप, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी स्टॉक कॉल्स दी, BTSC आइडियाज़ दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हिमांग जानी भी थे, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मुझे और डिम्पी को दीजिए यहीं पे इजाज़त। आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि अन्य खबरों के लिए इतना स्वदेश यहीं पर है, पर हम जुड़ेंगे आपके साथ कल मार्केट के पूरे एक्शन के साथ।
है।